नर्मदे हर महासभा के चुनाव की इस कड़ी में हम आज इंदौर शहर के जाने माने अधिवक्ता अमिताभ उपाध्याय जी के साथ बैठे हैं। वर्तमान में अमिताभ जी जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे का जो कार्य है उसके अधिवक्ता फोरम में हैं और उसके पहले करीब 9 वर्षों तक मध्य प्रदेश सरकार के लिए इन्होंने बहुत सारे केसों में पैरवी की। मुखर वक्ता है, समाज चिंतक हैं, बहुत सारी बातें हैं जो समाज को बताना चाहते हैं, जो युवाओं को बताना चाहते हैं। आज हम सुनते हैं कुछ प्रश्नों के साथ अमिताभ जी। नर्मदे भाई साहब, नर्मदा प्रखर की तरफ से एक छोटा सा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हम जानना चाहते हैं आप जैसे सारे वरिष्ठ समाजजनों से, स्वजनों से, समाज सेवियों से, हम कैसा समाज चाहते हैं, हम आखिर समाज को देना भी क्या चाहते हैं और युवाओं के लिए क्या हमारे पास कोई ठोस प्लानिंग है, हम युवाओं को मुख्य धारा में क्यों नहीं ला पा रहे हैं भाई साहब? समाज कैसा चाहिए उसके लिए तो एक बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है जिसमें एकता और अखंडता हो, एक दूसरे का मान सम्मान हो, अनुशासन हो और उसके साथ में सद्भावना पूर्वक निस्वार्थ भाव से अगर अपन समाज के लोगों की सेवा करते हैं तो मेरे हिसाब से वैसा समाज ज़्यादा श्रेयस्कर है। निस्वार्थ भाव से अगर समाज की सेवा की अगर अपन बात करते हैं तो समाज के जितने परिवार हैं उन परिवारों को लेकर के आपस में सामंजस्य बिठा करके उन लोगों को कहाँ कैसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जिस तरीके से वो मदद कर सकते हैं तो वैसा समाज ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। समाज की आपने जो बताया है कि ऐसा समाज हमको चाहिए, इस समाज में युवाओं की विशेषतः भूमिका के लिए हमने हर बार युवाओं को स्टेज पे मौका देने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया। हमने युवाओं के लिए क्या कोई ठोस प्लानिंग बनाई है? अगर नहीं है तो क्या हम युवाओं को बेहतर तरीके से समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, अभी जहाँ तक मुझे ऐसा ज्ञात है कि महासभा में युवा अध्यक्ष भी हैं और महासभा ने कुछ कोशिश करी ज़रूर है। कुछ ऐसे होते हैं जो शाय फील करते हैं, वो युवा शायद नहीं आ पाते हैं और जो उन्मुख तरीके से ऊर्जावान होते हैं और जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि वो राजनीति में और राजनीति के साथ समाज सेवा कर सकते हैं, वो शायद आगे आए होंगे। क्या किया है क्या नहीं हुआ है इसकी जानकारी पूरी तरीके से मुझे नहीं है, पर महासभा ने इतनी जरूर कोशिश की है कि युवाओं को साथ में लेके चले। वर्तमान दशा में यदि शैलेंद्र भाई आप देखेंगे तो बहुत सारे युवाओं को महासभा क्या है इसके बारे में ज्ञात ही नहीं है। बेसिक चीजें यदि आप देखेंगे तो जहां तक अगर आप देखें हर परिवार में, हर समाज, अपने समाज के हर परिवार में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि परिवार के बच्चों को महासभा के बारे में और अपने नारदीय समाज की समस्याओं के बारे में या अपनी नारदीय समाज की संस्कृति के बारे में अपन स्वयं ज्ञात करवाते हो। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम मुझे समझ में आया नहीं है। कुछ एक आध दो अपवाद छोड़ करके कि जो अपने जनेऊ के कार्यक्रम होते हैं या और दूसरे कार्यक्रम होते हैं, कुछ ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों को छोड़ के, पर सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ सामाजिक सेवा के उल्लेख को लेकर के अपने समाज में अपन अपने बच्चों को जागृति नहीं लाने देते हैं, अपन ही नहीं लाते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। समाज सेवा भी जो है वो दो तरह की होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक समाज सेवा होती है राजनीति के साथ। अगर राजनीति के साथ समाज सेवा होती है वहां स्वार्थ आ जाता है। स्वार्थ इसलिए आता है कि राजनीति में युद्ध होता है, वहां जीत और हार का प्रश्न होता है। एक समाज सेवा होती है निस्वार्थ भाव से, उसमें कोई राजनीति नहीं होती है, वहां सेवा, समर्पण और प्यार होता है, वहां युद्ध नहीं होता है। ऐसी दो तरह की समाज सेवा होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, समाज सेवा मतलब आप विशुद्ध रूप से चाहते हैं कि महासभा का अध्यक्ष हमारा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो? देखिए, एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर महासभा में बिना राजनीति वाला भी आया तो वो राजनीति करने लगेगा, क्योंकि समाज में आए बगैर राजनीति, और ये तो चक्कर ही राजनीति का है। चुनाव काहे के लिए होते हैं? राजनीति में होते हैं। राजनीति में अगर चुनाव हुए तो उसमें जीतना और हारना होता है।
जीतना और हारना हुआ तो युद्ध होता है, और एवरीथिंग इज फेयर अंडर वॉर एंड लव, आपको मालूम है। चुनाव का जो जिक्र किया है आपने, तो चुनाव में पारदर्शिता के लिए क्या आवश्यक है? बैलेट पेपर चुनाव कई युवाओं की मांग है, तो चुनाव बैलेट पेपर से हो या जिस प्रकार से अभी तक प्रक्रिया चली आ रही है, कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनके मत ले लिए जाएं, इस प्रकार के चुनाव में आप एक अधिवक्ता हैं, आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। जहां तक ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि एक जगह सारे लोग इकट्ठे हों, बैलेट पेपर हो या ना हो, आप भले ही उसके नाम के आगे सील लगा दें, टिक लगा दें, एक ब्लैंक पेपर पे नाम लिख दें, पर देयर शुड बी सेपरेट स्पेस फॉर सेपरेट वोटिंग एंड सेपरेट वॉचिंग टू ईच ऑल ऑफ देम। तो आप उसको सभी को उसको वॉच करें, प्रॉपर वे में बैलेट पेपर हो या सील लगाएं या नाम लिखें या टिक करें। ऐसा मैं मानता हूं कि एक जगह होनी चाहिए। वो उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, पोस्टमैन दे रहा है, नहीं दे रहा है, पानी लग गया, इसका टिक उसको आ गया, ऐसा नहीं होना। एक ही जगह होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितनी इकाइयां हैं, जो अध्यक्ष हैं, जैसा उसमें लिखा है उसी हिसाब से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात पे आप आए हैं। संविधान बड़े लंबे समय तक चर्चा में रहा, आखिरकार संविधान हमारा नया अप्रूव हुआ रजिस्ट्रार से। उस नए संविधान को शायद आपने पढ़ा भी होगा। अभी नहीं। तो उस संविधान को लेकर आपके क्या कुछ मत हैं? संविधान को मैंने अभी अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं है, कर्सरेली पढ़ा है, पर जो पहले कुछ इकाइयाँ 21 थी, फिर अभी 51 हो गई, ऐसा जो मैं सुनने में आ रहा है उसी हिसाब से मैं अभी आपको बता सकता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में यदि अमेंडमेंट है, कैसा भी अमेंडमेंट हो, अच्छा है, बुरा है, असली है, नकली है, फेयर है, अनफेयर है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लीगल तरीके से हुआ है तो उसको आपको लीगल तरीके से ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको उसको चैलेंज करना है तो आपको लीगल तरीके से ही चैलेंज करना पड़ेगा। पहले के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इनकी समिति थी, उस माननीय समिति के सदस्यों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के बाद में जितने मेंबर्स की सहमति चाहिए थी, अगर उस मेंबर्स की सहमति उन्होंने आम सभा में ले ली है और लेने के बाद में इसको माननीय रजिस्ट्रार साहब के यहाँ प्रस्तुत किया है और उन्होंने उसको अधिकृत कर दिया है, तो बात अलग है। अगर अपने मन से कुछ किया है या कुछ इलीगल तरीके से है तो बात अलग है। अभी क्या कंडीशन है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, ये तो प्रोसेस की बात है। मैं संविधान की बात पर आया था। एक्चुअल संविधान आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए उसको आप ब्रीफ नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर संविधान जैसा समाज चाहता है वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? क्या समाज बिखर जाएगा नहीं, या समाज जुड़ा रहेगा? क्योंकि इसी संविधान को लेकर जो चर्चाएं हुई थी, मालवा निमाड़ भुआना हुआ, ये क्षेत्रीयता के हिसाब से आप क्या सही समझते हैं, समाज के हिसाब से सही समझते हैं या कैसा है? देखिए, समाज के हिसाब से ये क्षेत्रीयता तो संविधान में भी नहीं होगी, जहां तक मैं समझता हूँ। ये मालवा निमाड़ और भुआना तो ये अपने दिमाग की उपज है। अगर अपन लोग चाहें तो ये सब चीज़ों को खत्म कर सकते हैं और धीरे धीरे ये खत्म हो भी रही है। हम ऐसा क्यों नहीं कहते गर्व से कि हम नारंदी हैं, हम चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों। नहीं, कहते तो हैं, कहते हर आदमी है। दूसरा जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ऐसा क्षेत्रीयतावाद को उन्होंने कुछ किया होगा। अब जो इकाइयों की बात चल रही है जगह जगह की, निमाड़ की इतनी इकाइयां हैं, बुहाना की इतनी है, फलाने की इतनी है, अब वो इकाइयों के हिसाब से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इकाइयां बनाओगे, दैट इज क्वाइट डिफरेंट इशू। तो इकाइयां और ये क्षेत्रीयता, ये इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है जहां तक मुझे लगता है। पर चुनाव के लिए इकाइयों का महत्व उतना ही है। इकाइयों का महत्व है, पर ये क्षेत्रीयतावाद की जो बात कर रहे हैं, जो आपने बात कही मुझसे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये हो ही नहीं सकती है। महासभा अध्यक्ष कैसा देखते हैं? जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया
कि एकता, अखंडता, अनुशासन, मान सम्मान, सबको साथ लेने वाला, जिसमें राजनीतिक गुण कम से कम हो, वैसा आदमी चाहिए। हमारे संविधान में या हमारी महासभा में एक युवा महासभा के साथ महिलाओं के लिए भी एक महासभा बनी हुई है। तो महिलाओं को आगे लाने के लिए इस महिला महासभा में और क्या परिवर्तन होने चाहिए और क्या सुचारू रूप से चल रही है? महिला महासभा के लिए यदि आप विचार करेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्वरोजगार को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करने के बाद दिन में घर में बैठते हैं, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, घर में बैठते हैं। जो खाली समय है वहाँ आप स्वरोजगार को अगर आप चालू करते हैं या अपना समाज इसको इकट्ठा करके चालू करता है तो ये बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। इससे आमदनी भी होगी और नाम, समाज का नाम भी होगा। स्वरोजगार से अब रोजगार पे आ जाएं आप धीरे धीरे, बहुत सही जगह पर। युवाओं के रोजगार के लिए क्या कोई प्लानिंग हो सकती है समाज में कि हम युवाओं को जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, अभी तो खैर महामारी वाला दौर है तो पूरे विश्व में संकट है, पर अदरवाइज युवा हमेशा हमारा रोजगार से वंचित रहा है। एक अच्छी पोस्ट के लिए, एक अच्छे काम के लिए समाज आगे बढ़कर क्या कोई प्लानिंग ले सकता है इनके लिए? युवाओं के लिए जहाँ तक मुझे समझ में आता है और मैंने अनुभव किया है, उसके लिए आपको उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। बीकॉम, एलएलबी, बीएससी, जो कुछ उनका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन एक लिमिटेड स्कोप में होता है, पर लिमिटेड स्कोप के बाद कॉलेज से बाहर आने के लिए और किसी फील्ड में, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में या कंपनी में फिट होने के लिए आपको आपकी स्किल्स काम में आती हैं। तो ये प्रोफेशनल स्किल्स, उसके साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये अगर साथ में होता है तो बात। देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने एक किताब पढ़ ली, किताब पढ़ने के बाद में आपने उसमें से प्रश्न जो आए थे उसके आंसर बराबर लिख दिए और आपको 100 में से 98% आ गए। आप वहां से निकल करके किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो कंपनी में जाने के लिए 98% इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हो और कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है। अगर आपने कंपनी के लिए कुछ किया और उसको प्रॉफिट हुआ तो कंपनी आपके लिए कुछ करेगी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप समाज को आगे लेकर के कैसे जाते हैं और दूसरों के साथ कैसा डील करते हैं। आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका विचार, ये सारी चीज़ें एक एजुकेशन से अलग हटके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एक आपदा कोष के लिए भी थोड़ी आपसे चर्चा हो जाए। समाज में पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में एक जागरूकता आई है कि भिन्न भिन्न क्षेत्र में जहाँ भी किसी को आवश्यकता पड़ी है, पूरा समाज एकत्रित हुआ है और उन्होंने हेल्प की है। क्या महासभा के पास ऐसी कोई प्लानिंग रही है, होनी चाहिए, या समाज का कोई एक सेपरेट ऐसा ग्रुप काम करे जो एक सहायता कोष, आपदा सहायता कोष के रूप में काम करे? हम भिन्न भिन्न एरिया से कलेक्ट ना करके हुए, जब भी किसी को अगर आवश्यकता है तुरंत हम उसको मदद पहुंचाएं। मैंने महासभा के बारे में या किसी के बारे में कोई अक्षत कोष के बारे में सुना था। अब उसका क्या हुआ, क्या यूज है, कितने पैसे हैं, क्या नहीं है, मुझे उसका आइडिया नहीं, पर मैंने सुना था। जहाँ तक मेरा विचार है कि महासभा का एक कोई ऐसा अकाउंट होना चाहिए जहाँ जो जिसको मदद करनी, कोई जरूरी नहीं कि कोई आ ही जाए उसको उसी को मदद करो। मुझे अगर 10 रुपये उस अकाउंट में डालना है या 2 रुपये डालना है तो मैं अपनी मर्जी से महासभा के अकाउंट में डाल दूँ और वो एक्यूमुलेट होता रहे। ऐसे सब जितने लोग हैं उतना ये सब काम होता रहे। ये तो टैक्स बेनिफिट के लिए भी किया जा सकता है अगर रजिस्टर्ड हो। बिल्कुल बिल्कुल, रजिस्टर हो तो आपको 80 उसका मिल जाएगा, बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, ये कब संभव है जब आपको अपनी महासभा पे पूर्ण विश्वास हो और आपको उस महासभा की कार्य प्रणाली के बारे में पूरी तरह से ज्ञान हो।
नहीं, मतलब महासभा पे अविश्वास वाली बातें कैसे पैदा हो जाती है? अविश्वास तो क्या, मुझे आप पे विश्वास नहीं है क्योंकि आपकी कार्यप्रणाली पे विश्वास नहीं है, आपके साथ में जो है उन पे विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे आप पे विश्वास नहीं है। ऐसे ही हो रहा है। एक आदमी काम करने के लिए निकलता है, उसको जो दूसरे हैं वो दूसरा गणित दे देते हैं, दूसरी सलाह दे देते हैं, वो बेचारा दाएं नहीं जाके बाएं चला जाता है। अभी यही हो रहा है। ठीक नहीं है वो। पर ये जो आपदा कोष है आपका बहुत अच्छा है, और जहां तक मेरा विचार है एक ऐसा इसका निष्पक्ष एक अकाउंट होना चाहिए, जो जिसको जहां से मर्जी आए वो उतना अकाउंट उसमें डिपॉजिट कर दे, उसकी ऑनलाइन रिसिप्ट आ जाए, उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, और जिसको वास्तविक सहायता चाहिए उसको एक ही बार में सहायता मिल जाएगी। और अपने यहाँ दूसरे शैलेंद्र भाई, अपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मतलब आप मेडिकल फील्ड में देख लो, लॉ के फील्ड में देख लो, जुडिशियल फील्ड में देख लो, प्रोफेशनल्स में देख लो, बिजनेसमैन में देख लो, एजुकेशन में देख लो, सभी दूर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। नीचे से ऊपर तक आप सब दूर जाएंगे तो आपको नामंदिर लोग मिलेंगे। वहाँ का उनका सारा फायदा अपने युवाओं को मिल सकता है। दूसरा, अपने ये जो अक्षत कोष की बात करी, इन लोगों को अगर कन्विंस कर दिया तो ये स्वेच्छा से अपने को दे देंगे। बात केवल ये है कि आप उनको कन्विंस करें कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको साथ में लेके चलें, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद अमिताभ भाई साहब। आपसे छोटी सी एक चर्चा हुई, उसमें महासभा के बहुत सारे कार्य जो उसने करने चाहिए और जो किए हैं। अगर आप समाज को कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं। समाज से तो मेरी केवल एक ही अपेक्षा है कि ये क्षेत्रीयतावाद को छोड़ करके गर्व से यदि कहें कि हम नारंदी हैं, हम सब एक हैं, और एकता और अखंडता, मान, अनुशासन, इज्जत, ये सबके साथ में एक जैसा व्यवहार और सबको साथ में लेके चलना, अगर ये आ गया तो मैं समझता हूँ कि नारंदीय समाज से अच्छा समाज कोई नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वाकई गर्व का विषय है। नर्मदे हर। नर्मदे।